जब पठान को बॉयकॉट किया गया तो फिल्म ने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, और जब लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करा गया तो वो फिल्म डिजास्टर रही। तो क्या रियलिटी में ऑडियंस को आमिर खान के स्टेटमेंट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर एक इंडिविजुअल ओपिनियन है? इस टॉपिक को हम थोड़ा सा साइड में रखकर बात करते हैं आमिर खान का इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन का। हम आपके है कौन मूवी के बाद जो पहली फिल्म 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस क्लब के अंदर गई थी वो थी आमिर खान की गजनी। जिस फिल्म ने फर्स्ट टाइम 200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी थी वो थी 3 इडियट, और जिसने 3 इडियट का रिकॉर्ड तोड़ा था वो थी 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस टच करने के बाद पीके। और हमारे इंडियन सिनेमा का बॉक्स ऑफिस कितना बड़ा है ये हर बार आमिर खान ने प्रूफ करा है। अगर हम सलाम बॉम्बे को हटा दे तो मदर इंडिया के बाद में जो सेकंड फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी वो थी आमिर खान की ही लगान अगेन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, काफी कुछ है आमिर खान को अंडरस्टूड करने के लिए, बिकॉज वी मिस अंडरस्टूड हिम। तो अब थोड़ी सी बात आमिर खान के फिल्म बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इनके चचा जी और पापा जी दोनों ही फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जहाँ पे उनके फादर उनके प्रोड्यूसर थे, तो उनके अंकल के अंडर में उन्होंने एज एडी बहुत सालों तक वर्क किया। वो एज ए चाइल्ड एक्टर भी कुछ मूवीज के अंदर भी नजर आए, बट उन्हें जो अपना पहला ब्रेक मिला था वो मिला था कयामत से कयामत तक मूवी से। यानी कयामत से कयामत तक मूवी की सक्सेस के बाद में कई सारे प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई आमिर खान के घर के बाहर, और आमिर खान ने हड़बड़ाहट में 8 से 10 फिल्मों को साइन कर लिया। और उन्हीं 8 से 10 फिल्मों की शूटिंग के दौरान आमिर खान को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आए। फर्स्ट तो है डायरेक्टर एंड सेकंड है स्क्रिप्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आमिर खान को किसी अदर एक्टर से कंपेयर करके अदर एक्टर्स को छोटा वगैरह दिखाना नहीं चाहता। बस सिंपल सी बात इतनी है कि वो दूसरे एक्टर भी अपने आप में टैलेंटेड है और आमिर खान अपने आप में टैलेंटेड है। तो आज का वीडियो आमिर खान के ऊपर डेडिकेट है, तो इसीलिए हम सिर्फ आमिर खान के बारे में ही बात करेंगे। तो गुरु लोग, अब अगर एक्टर्स की बात हो ही रही है तो शाहरुख, सलमान, अक्षय ये 1-2 साल के डिस्टेंस पर ही लॉन्च हुए थे। यानी कि इन्होंने भी है ना जो आमिर खान के 1-2 साल के अंतराल के अंदर ही डेब्यू करा था। तो अब अगर हम लोग इनकी फिल्म लिस्ट को देखें तो शाहरुख खान अब तक 107 से भी ज्यादा फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं, सलमान खान 80 फिल्में कर चुके हैं, एंड अक्षय कुमार को तो हम लोग भाई साहब काउंट ही नहीं कर सकते। और अगर बात करें आमिर खान की तो उन्होंने अब तक सिर्फ 57 फिल्में ही करी अपने करियर के अंदर। और अगर मैं आमिर खान को शाहरुख खान से कंपेयर करूँ तो शाहरुख खान से हाफ फिल्मों के अंदर ही काम किया अभी तक आमिर खान ने, क्योंकि आमिर खान को बहुत ही कम उम्र के अंदर ही समझ में आ चुका था कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी सिनेमा प्रोवाइड करना ही बेहतर होगा। और ये लेसन उन्हें मिला उन 8 फिल्मों को साइन करने के बाद। वेल, अगर हम इंडियन सिनेमा की बात कर रहे तो हम लोग आमिर खान को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन सिनेमा में उनकी 1 या फिर 2 फिल्में काउंट नहीं होती। ऑलमोस्ट जो उन्होंने 21वीं सेंचुरी के अंदर कर रखी है वो सारी फिल्में काउंट होती है। भले फिर वो मूवीज लाइक लगन हो, दिल चाहता हो, रंग दे बसंत हो, या फिर 3 इडियट्स हो, दंगल हो, सीक्रेट सुपरस्टार हो, या फिर तारे जमी पर हो, या फिर दिल्ली बेली हो। एंड आई नो कि फिल्मों को बेहतर उसका राइटर और डायरेक्टर बनाता है, फिर भी मैं आमिर खान को क्यों काउंट कर रहा हूँ उस बात को आप लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस इंटरव्यू के दौरान समझो। उसके बाद जब वो फिल्म खत्म हो गई, उसका कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे जरा से इसलिए मेरा काम खत्म हो गया। मेरे ख्याल से एक बिजनेस शुरू होता है, वो किसी और का किसी और की स्पेशलिटी है, हमारी नहीं। एंड लिटरली मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक फैन अपने एक्टर को देखने के लिए आता है और उस एक्टर का फर्ज बनता है कि अपने फैन को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराए। एंड अगर मैं बाकी के एक्टर्स लोगों से आमिर खान को कंपेयर करने जाऊँ तो वो अपनी फिल्म्स के साथ में एंड तक जुड़े हुए रहते हैं, और एंड तक जुड़े हुए होने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे मेन कारण आता है उनकी फीस। आमिर खान अपनी फीस नहीं लेते, वो फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस में से शेयर से लेते हैं परसेंटेज के तौर पर। और उस फीस को समझने के लिए आप पहले उनका फीस स्ट्रक्चर को देखो। The model that I work on is that if let's say a film 100 crores to me, उसमें जितने cost है, whether it's cast, crew, production costs, post production costs, everything comes in 100 crores. I don't take any money. So the film releases, at that point I get zero money. When the film releases, as it starts earning money, it goes towards the P&A, which is over and above the 100 crores. 100 करोड़ की फिल्म बनी है, P&A में 25 करोड़ लगेगा, तो पहले वो P&A का खर्चा वापस जाता है, फिर उसके बाद 100 करोड़ का जो cost है जो प्रोड्यूसर को लगा है वो वापस जाता है। That means now everyone has got their fees and the producer has earned his money back, and then I go into percentage profits. So there is no way that the producer can lose any.
और अगर आप लोगों को लगता है ना कि आमिर खान एक लालची किस्म के इंसान है जो कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स में से भी कुछ परसेंटेज अपने पास में रखते हैं, तो इससे आप लोग एक एग्जाम्पल के साथ में समझो कि एक प्रोड्यूसर है जिसने 50 करोड़ में आमिर खान को साइन कर लिया है। 100 करोड़ की एक मूवी तैयार होती है और वो मूवी सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ कमाती है, तो इसमें लॉस किसका हुआ? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का, क्योंकि आमिर खान ने अपने 50 करोड़ लेकर तो वो निकल गए। और आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो हर बड़ा एक्टर सेम यही ट्रिक यूज करता है, खुद की फिल्म को खुद ही प्रोड्यूस करके। और जब वो खुद की मूवी खुद ही प्रोड्यूस करता है तो जो बॉक्स ऑफिस नंबर आता है वो पूरा का पूरा अपने घर के अंदर आता है। बट इसी के कंपेरिजन में आमिर खान को ले तो आमिर खान का ये रूल नहीं है कि मैं अपनी मूवी को मैं खुद ही प्रोड्यूस करूंगा तभी काम करूंगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीके मूवी को राजकुमार हिरानी और विद्युत विनोद चोपड़ा ने मिलकर के प्रोड्यूस करा था। और वहीं पर मैं अगर प्रेजेंट टाइम में डंकी फिल्म की बात करूं तो डंकी फिल्म को राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट दोनों ने मिलकर के प्रोड्यूस करा था। और डंकी पहली मूवी थी जिसके अंदर विद्युत विनोद चोपड़ा के बिना वो प्रोड्यूस की गई थी। और यहाँ से विद्युत विनोद चोपड़ा आउट हो चुके थे। और चोपड़ा के आउट होने के बाद में डंकी फिल्म की कॉमेडी के साथ में क्या हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आता है कि जो आमिर खान को बाकियों से सबसे ज्यादा अलग बनाता है वो है टेस्ट स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखने थिएटर में जा रहे हो और जब थिएटर के बाहर निकलते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मूवी अच्छी थी या फिर घटिया थी, और आप बोल देते हो कि ये मूवी अच्छी है बुरी है। और अगर ये मूवी बुरी है तो क्या एक एक्टर को, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को, इतने बड़े लोग इतने बड़े टाइम से वहां पर काम कर रहे हो, वो जब फिल्म को रिलीज करने से पहले क्या उन्हें पता नहीं चलता कि ये फिल्म अच्छी बनी है या फिर बुरी बनी है? अगर ये फिल्म बुरी बनती है तो चाहते हैं तो वो फिल्म के अंदर चेंजेस कर सकते थे, जैसे कि आमिर खान अपनी फिल्मों के अंदर चेंजेस करते हैं। और आमिर खान को जाना भी इसीलिए जाता है। कयामत से कयामत मूवी से लेकर के लाल सिंह चड्ढा तक अपनी हर फिल्म की वो टेस्ट स्क्रीनिंग रखा करते थे। और जहां पर उसके बाद वो उनको समझ में आता है कि इस पिक्चर के अंदर क्या गलती थी और उस गलती को रीशूट के जरिए या फिर उस गलती को रीएडिट के जरिए सुधारा जा सकता है। और इससे आप लोग दो एग्जाम्पल के साथ में समझो। पहला है सरफरोश जहाँ पर रीशूट किया गया, और एक पिक्चर है तारे जमी पर जिस पर रीएडिट किया गया। बट धूम 3, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और फना, इन मूवीज की टेस्ट स्क्रीन नहीं होती है क्योंकि ये वाईआरएफ के अंडर की फिल्म होती है और वाईआरएफ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग की जाए। और इसीलिए आमिर खान भी वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करते। तो अब घूम फिर कर सवाल वही खड़ा हो जाता है कि बाकी के एक्टर्स अपनी फिल्मों की टेस्ट स्क्रीनिंग क्यों नहीं रखते? क्या वो हमें बेहतर फिल्म नहीं दिखाना चाहते? तो इसी को आप लोग आमिर खान के जरिए समझो कि वो अपनी फिल्म को 2 से 3 साल देते हैं एक फिल्म में। और 2 से 3 साल वो इसलिए नहीं देते कि वो 2 से 3 साल तक की फिल्म की शूटिंग करते रहेंगे। 2 से 3 साल वो एक फिल्म को इसलिए देते हैं क्योंकि जब तक मूवी पूरी कंप्लीटली रैप अप नहीं हो जाती तब तक वो उस कैरेक्टर को नहीं छोड़ते। इसे आप लोग थोड़े से एग्जाम्पल के साथ में अगेन समझो कि मान लो शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान ने 3 महीने तक पठान फिल्म की शूटिंग की, उसके 3 महीने बाद वो शूटिंग कंप्लीट करके चले गए जवान के सेट पर। अब वो 3 महीने वहां दे रहे, उसके बाद में अगले 3 महीने वो डंकी पे दे रहे। अब 3 महीने बाद जब वो डंकी पर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि पठान में कुछ चीजों की जरूरत है। अब फिर से उस पिक्चर के थोड़े बहुत पार्ट्स को फिर से रीशूट करने की जरूरत है। अब इन 2 मूवीज को क्रॉस करने के बाद में शाहरुख खान का लुक और शाहरुख खान की डेट दोनों फिक्स हो चुकी है डंकी को लेकर। अब वो दोबारा पठान वाले लुक में और पठान वाले टाइम में नहीं जा सकते। और ये एक हीरो की मजबूरी बन जाती है कि जब वो फटाफट सारी की सारी फिल्मों को साइन करने लगता है। और अक्षय कुमार के साथ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका सारी की सारी फिल्मों के अंदर एक जैसा लुक्स और एक जैसा रोल नजर आता है, वो एक जैसे कैरेक्टर्स को भी प्ले किया करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ आमिर खान की तो आमिर खान की फिल्म रिलीज होने तक वो फिल्म के लुक के अंदर ही जुड़े हुए रहते हैं, ताकि अगर मूवी के अंदर कभी भी आपको रीशूट करने की जरूरत पड़ जाए तो आमिर खान तैयार बैठे रहते हैं और बाकी एक्टर को भी तैयार कर लेते हैं। और इसीलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कईयों को शिकायत है कि आमिर खान बहुत ज्यादा रीशूट करते हैं, और रीशूट इसलिए करते हैं ताकि मूवी बेटर बन सके। अब इतना वीडियो देखने के बाद में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि आमिर खान ही सिर्फ इस पूरी मूवी को तैयार करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टर राइटर इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली के अंदर आप लोग कुछ एग्जांपल्स को समझो कि आमिर खान की मूवी छोड़ने के बाद में उन एक्टर्स उन डायरेक्टर्स के साथ में क्या होगा। फॉर एग्जांपल आशुतोष गोवारिकर जिसने लगन फिल्म बनाई आमिर खान के साथ में, जो कि 25 करोड़ के बजट में बनकर रेडी हुई थी, और इस फिल्म ने अराउंड 60 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उस टाइम पर, और ये फिल्म उस टाइम की सक्सेसफुल फिल्म भी मानी जाती है। इसके बाद में आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म थी स्वदेश। अब स्वदेश के कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग देखने के लिए जाओ तो वो आपको लगान जितना ही सिमिलर देखने को
मिलता है। एक गांव है, पानी की समस्या है, मेन कैरेक्टर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। इवन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि लगान से बेटर स्वदेश है, नो डाउट। बट स्वदेश के साथ में क्या होता है, सेम 25 करोड़ का बजट इस पिक्चर का था, महज 34 करोड़ इस फिल्म में कमाया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और ये फिल्म फ्लॉप मानी जाती है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल जॉन मैथ्यू, जिन्होंने सरफरोश फिल्म बनाए। सरफरोश एक सक्सेसफुल फिल्म थी, काफी कल्ट फिनोमेना भी माना जाता था, बट जॉन मैथ्यू की अगली फिल्म शिकार, ये फिल्म फ्लॉप रही। और ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने रंग दे बसंती बनाई, वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी, उसकी अगली फिल्म दिल्ली 6 फ्लॉप थी। यही नहीं, फरहान अख्तर जो एक जाने माने टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर है, उन्होंने बनाए दिल चाहता है, तो जनरेशन को पकड़ बनाती है। और उनकी अगली फिल्म थी लक्ष्य, सेम जनरेशन पर पकड़ बनाती है। बट फिर भी दिल चाहता है मूवी सक्सेसफुल हुई, बट लक्ष्य सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जबकि लक्ष्य अपने आप में एक कल्ट फिल्म थी। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही बनता है कि आमिर खान मेक श्योर करते हैं कि ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वो उतनी ही ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंच सके, और जब फिल्म ऑडियंस तक पहुंचेगी तब जाकर के फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी। और फिल्म के लिए बजट रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम लोगों में से कई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, साले लाल सिंह चड्ढा भी तो फ्लॉप हुई, क्या उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं करी थी? तो यस, मेरे जितने भी पॉइंट है वो लाल सिंह चड्ढा पर आकर के फेल हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग तो उसकी भी रखी गई थी, और टेस्ट स्क्रीनिंग के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग टेस्ट स्क्रीनिंग देखने आए थे वो ऑडियंस में से नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियंस का माइंडसेट आमिर खान और आमिर खान की फिल्मों को लेकर के उस समय बहुत ज़्यादा अलग था, और जो लोग फिल्म देखने के लिए गए थे वो ये बता रहे थे कि फिल्म अच्छी बनी है या बुरी बनी है। अब ऑडियंस की तरफ मैं आऊँ तो ऑडियंस में अलग अलग रीजंस थे। अब सबसे पहला रीजन तो आ जाता है कि मेरे जैसे लोग होगा जिनको फॉरेस्ट गम का फैन बेस है, और तुम लोग फॉरेस्ट गम के रीमेक बना रहे हो और इसीलिए मुझे फिल्म पसंद नहीं आए। और दूसरे लोग वो लोग आ जाते हैं जो तो आमिर खान को पसंद नहीं करते, उनके स्टेटमेंट को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को बॉयकॉट कर दिया। और तीसरे लोग वो आ जाते हैं जो जिस समय ये मूवी रिलीज हुई थी वो लोग थिएटर जाना ही नहीं चाहते थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था थिएटर जाकर के ऐसी मूवी को देखने का। इन तीन कैटेगरी के अंदर वो ऑडियंस आती है जिस वजह से ये मूवी फ्लॉप रही थी। अब इसकी कंपैरिजन में अगर आप लोग पठान को देखते हो तो ये पठान जो है ना वो सक्सेसफुल कैसे हो गई। अब यहाँ पे शाहरुख खान का एक मार्केटिंग प्लान जो है ना वो सोचा समझा प्लान सक्सेसफुल रहा था। अब देखो गुरु लोग, जब पठान फिल्म के टाइम पर बॉयकॉट किंग आई तो उन लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स वगैरह चालू कर दिए कि बॉयकॉट करो पठान को, बॉयकॉट पठान। अब ये सब हैशटैग ट्रेंड होने लगे। तो यहाँ पे शाहरुख खान ने क्या किया, शाहरुख खान ने उन लोगों को सफाई देने की बजाय उन लोगों के अगेंस्ट में एक और टीम खड़ी कर दी, और वो टीम थी शाहरुख खान के फैंस। शाहरुख खान ने उनके ट्विटर के ऊपर रिप्लाई देकर उनको वैलिडेशन दिया, और जब फैंस को वैलिडेशन मिलता है तो फैंस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ पर बॉयकॉट टीम रेडी हो गई थी तो वहीं पर उनके फैंस भी तैयार हो चुके थे, और इसके बाद में फैन वर्सेस बॉयकॉट स्टार्ट हुआ। और जब फिल्म रिलीज हुई तो फैंस का मकसद इतना ही था कि बॉयकॉट को हराया जाए, और बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो बॉयकॉट गैंग को हराना चाहते थे, इसीलिए वो फिल्म को देखने जाते हैं पठान को थिएटर के अंदर, जबकि उन लोगों को पठान फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर भी हमें किसी पार्टी को हराना, ये चीज ये टेक्निक आमिर खान ने यूज नहीं करी। एंड एक बात आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता करके जाना कि वाकई पठान से ज्यादा बुरी थी लाल सिंह चड्ढा। आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों का ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर जानना चाहता हूँ, सो प्लीज कमेंट करके एक बार मुझे जरूर से बता देना। अब आते हैं सेकंड फिल्म पर, यानी कि जिन फिल्मों को आमिर खान प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऑडियंस तक भेजते हैं। ऑडियंस तक भेजने वाला वर्ड मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस करा है वो जाकर भी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। अगर आमिर खान का नाम उन फिल्मों के साथ नहीं जुड़ा होता, एंड प्रोडक्शन हाउस शुरू होता है लगान फिल्म से, क्योंकि लगान फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खतरनाक बनाई गई थी कि कोई भी प्रोड्यूसर या फिर एक्टर उसमें काम करना नहीं चाहता था। और इसी मूवी के बाद में शुरुआत होती है आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की, जिसने लगान के बाद में बैक टू बैक बहुत ही कमाल की फिल्मों को प्रोड्यूस करा है। फॉर एग्जाम्पल तारे जमी पर, पीपली लाइव एंड धोबी घाट, तलाश, दिल्ली बेली, सीक्रेट सुपरस्टार, इवन लापता लेडीज, इस तरीके की कमाल की 8 फिल्मों को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही प्रोड्यूस कराया गया है। एंड इमेजिन करो कि आमिर खान का नाम इन फिल्मों के साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता तो क्या वाकई हम लोग इन फिल्मों को देखते, इन फिल्मों का नाम भी जानते। और यही नहीं, दिल्ली वेली जैसी फिल्मों के साथ अगर आमिर खान नहीं जुड़े हुए होते ना तो फिर लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ही मिलकर के दिल्ली वेली को गालियां दे रहे होते हैं कि भाई साहब गंदी फिल्म बनाई है इन्होंने। सो यू कैन हेट हिम एंड लाइक हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, क्योंकि जिन फिल्मों के अंदर वो काम करते हैं और जिन फिल्मों को वो प्रोड्यूस करते हैं दोनों ही इंडियन सिनेमा के लिए बहुत
बहुत ही ज्यादा खास है। कुछ टाइम से थोड़ा सा वक्त बुरा चल रहा है, बट इन फ्यूचर वापस से चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, क्योंकि जब 8 फिल्मों की गलती की थी तब भी वो सीख गए, और जब लाल सिंह चड्ढा के साथ में गलती हुई इनके साथ में तब भी वो सीख गए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर से बता करके जाना। एंड हाँ, आमिर खान की कौन सी अपकमिंग मूवी के लिए आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो? सो गाइस, अब तक की बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अब तक के लिए बाय।